जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 8 महिलाएं जाति एवं सुधार इस अध्याय के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 7 में जाना था कि कैसे ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय लोगों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था अपनाई थी, यानी कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया था और यहाँ के जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी उससे वे गलत मानते थे। इसमें कोई वैज्ञानिक राजनीतिक कारण इन लोगों को नहीं लगता था, इसलिए उन लोग अपना सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे लाना चाहता था। साथ ही हम लोगों ने क्लास 8 के 1 से 7 तक अध्यायों को जाना है। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं और ऊपर हम आई कमेंट में भी आपको लिंक देंगे, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अब आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। महिलाएं, जैसे आज के समय में महिलाओं का जीवन है, लड़कियों का जीवन है, क्या आज से हजारों साल पहले या कह सकते हैं ब्रिटिश के समय में इसी तरह की स्थिति थी? इन सारे बातों को जानेंगे कि महिलाओं का जीवन ब्रिटिश साम्राज्य के समय में कैसा था, लड़कियों का जीवन कैसा था। साथ ही जाति एवं सुधार, यानी कि उस समय जातियों में जो लोग बटे हुए थे इसमें क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती थी और उसमें क्या क्या सुधार हुआ, इन सारे बातों को हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? मतलब आज से 200 साल पहले जो बच्चे होते होंगे उन लोगों की जिंदगी कैसी रहती होगी। आजकल के मध्यम वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है। यहां तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। देखिए, बता रहा है कि आज के समय में जो महिला लड़कियां होती है वो शुरुआती समय में कर सकते हैं, जो बच्चे होते हैं जब लड़कियां, तो वे स्कूल जा सकती है। जब बड़ी हो जाती है तो कॉलेजों में भी जाती है। उसके बाद नौकरी करती है और कानूनन शादी भी करती है। शादी के लिए वो किसी जाति या धर्म, अन्य जातीय धर्म या समुदाय के लोगों के साथ कर सकती है। कानून से उन लोगों को पूरा अधिकार मिलता है और वोट डाल सकती है, साथ ही चुनाव भी लड़ सकती है। लेकिन क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उस समय में भी ऐसा लोग करते होंगे? और अभी यहाँ पे एक बात और बता रहा है कि आज के समय में बहुत महिलाएं इस तरह से कर भी पाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मतलब वो आज भी इतने पीछे हैं कि उन लोगों को ये सारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं। जैसे गरीब घरों के बच्चों या फिर कह सकते हैं गरीब लोगों के प्रति, और जो अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उन स्त्रियों और औरतों के साथ आज भी यही स्थिति होती है। गरीबी को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। मतलब कह सकते हैं कि जो परिवार गरीब होते हैं लोग शादी के समय में उनको अपना दूल्हा चुनने तक का भी मौका नहीं मिलता है। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। मतलब आज जो स्थिति है, आज मिलता है बहुत लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन 200 साल पहले हालात बिल्कुल अलग था। ज्यादातर बच्चों की शादियां बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमांडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तथा महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। मतलब बता रहा है कि ज्यादातर शादियां उस समय बचपन में हो जाती थी। और साथ ही हिंदू और जो मुसलमान धर्म, दो मुख्य रूप से उस समय धर्म थे, उन दोनों में जो पुरुष होते थे वे एक साथ कई सारी शादियां कर सकते थे। साथ ही कह सकते हैं कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जल जाना पड़ता था, या उसकी मर्जी हो या नहीं हो। अगर मर्जी हो तब भी जला दिया जाता था और नहीं मर्जी हो तो जबरदस्ती जला दिया जाता था और उन्हें सती कहा जाता था। साथ ही देश में बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया गया था और देश के बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते थे कि अगर औरत ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसका पति बहुत जल्दी मर जाएगा।
अब जानते हैं चित्र एक, आप देख सकते हैं चित्र एक में सती बालथाजर सोल्विन द्वारा बनाया गया चित्र 1813। हमने इसके बारे में पिछले अध्याय में भी जाना था। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाज की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। मतलब कह सकते हैं उस समय कई तरीके के समाज में बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, एक ही पुरुषों की कई स्त्रियों से शादी करने की प्रथा, समाज में पढ़ने को भी अधिकार नहीं दिया जाता था, कई सारी बुराइयां कह सकते हैं। देखिए आप चित्र में कि कैसे एक स्त्री को जिंदा जलाया जा रहा है। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकर, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकर आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी कर्म की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहर को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। मतलब बता रहा है कि उस समय समाज जो था, हमने पीछे भी जाना था कि 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय उच्च वर्ग में आते थे। फिर दूसरा वैश्य होते थे, जो महाजन वगैरह होते थे, यानी पैसे वगैरह देते थे, अमीर होते थे। तीसरा शूद्र होते थे, जिसमें काश्तकार यानी जो किसान वगैरह होते थे, जो लोहार, किसान और भी बहुत सारे कलाओं को जानते थे, वे तीसरे श्रेणी में आते थे। और चौथा सबसे निचली जाति जो इन सभी की सेवा करते थे, जैसे कह सकते हैं कि आज के समय में कचरा साफ करना हो, जूते वगैरह का काम करना हो, कोई जानवर मर जाता हो तो इन सारी चीज़ों को जो साफ सफाई करते थे, उन्हें निचली जाति में रखा गया था। और इन लोगों को अन्य लोगों के तुलना में जो बाकी वर्ग के लोग थे, उन लोगों के साथ रहने, बैठने, खाने पीने का अधिकार नहीं था। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। एक कुएं के पानी से इन लोग पानी नहीं पी सकते थे। इस तरह से कई भेदभाव थे। और ये सारा 19वीं और 20वीं सदी के दौरान काफी बदलाव हुआ। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। अब जानेंगे परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा भी होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। मतलब बता रहा है कि उस समय परिवर्तन की दिशा में बहुत सारे कदम उठ रहे थे। जैसे उस समय संचार व्यवस्था का माध्यम आ गया था, यानी कह सकते हैं अखबार, पत्रिका, ये सब छपने लगे थे, पुस्तकें छपने लगे थे, जिसमें कई तरह की जानकारियां लोग जानते थे और पुरुष और महिला आपस में ही चर्चा करते थे। अन्य अन्य जगहों पे क्या हो रहा है, इन अखबारों में जान के ये सारी बातें समझते थे कि कहाँ क्या बदलाव हो रहा है। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। मतलब वो एक प्रकार के समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। मतलब समाज सुधारक के रूप में जो यहाँ राजा राम मोहन राय थे, वे ऐसा मानते थे कि
पुराने बहुत सारे चीजों को जो उस समय बीत गया, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सारे चीजों को अब लोगों को बदलना चाहिए और उसमें एक नई पहल करनी चाहिए। अब यहाँ एक सवाल पूछ रहा है गतिविधि, क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी? तो उस समय कह सकते हैं लोग एक दूसरे का कहीं घूमने जाता होगा, रहन सहन से देखकर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब व्यापार करने जाते होंगे, ये सारे लोग वहां से कुछ बातों को लेकर आते होंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार बदलते होंगे। जैसे कि यहाँ इस्लाम धर्म जब व्यापार करने के लिए 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास आया था, तो उन लोगों का यहाँ पे इस्लाम धर्म का आगमन हो गया था भारत में। फिर ब्रिटिश का भी यहाँ पे कह सकते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचलन हुआ। तो इसी तरह उस समय भी होता होगा, जब व्यापार वगैरह करने जाते होंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे और कुछ नई चीजों को लेकर आते होंगे, और इन्हीं नए सोच विचार के साथ रीति रिवाजों में, परंपरा में बदलाव आता होगा। अब जानेंगे, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। मतलब कह सकते हैं, हमने इससे पिछले अध्याय में जाना था कि कैसे पश्चिमी सभ्यता यहाँ आया और अंग्रेजी भाषा पे इन लोग जोर दे रहा था, महिलाओं को आगे बढ़ा रहा था। इसी पर राजा राम मोहन राय भी मानते थे कि पश्चिमी सभ्यता ही इन लोगों के लिए जरूरी है, खास करके महिलाओं के लिए जो केवल घर और रसोई के कामों में ही बंधे रहते हैं। इन लोगों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर इन लोगों को भी पढ़ने की इजाजत दिया जाए तो काफी समाज बदल सकता है। यहाँ आप चित्र 2 में देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय, रेम्ब्रांट पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833 का है। अब जानते हैं विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। मतलब महिलाओं का एक कैटेगरी विधवा कह सकते हैं, जिनके पति मर जाते थे और सती नहीं होते थे, उन लोगों को विधवा कहा जाता था। अब हम लोग इन्हीं का जीवन जानेंगे। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। मतलब राजा राम मोहन राय काफी सारा भाषा जानते थे और मुख्य रूप से उसमें दोनों धर्म के ये भाषा जानते थे, यानी हिंदुओं का संस्कृत और मुसलमानों का फारसी, ये दोनों भाषा अच्छे तरीके जानते थे। साथ ही एशिया के और भी कई भाषा को जानते थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। मतलब उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई और लेखन से लोगों को बताया कि पुराने ग्रंथों को आप पढ़ के देखिए और उसमें ऐसा कहीं ऐसा माहौल नहीं है कि विधवाओं को, यानी जिनके पति मर जाते हैं उनके पत्नी को उनके साथ जलाया जाता है, इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है। आप लोग इसमें बदलाव कीजिए, अब इस तरह का काम नहीं कीजिए। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेजी अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब कह सकते हैं सती प्रथा जो होता था, पति के मरने के बाद उसके पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था, इस प्रथा को पूरी तरीके से 1829 में अंग्रेजी सरकार ने बंद कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे ये दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। मतलब कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय या उनके बाद जो समाज सुधारक लोग आए, ये जब भी इन लोगों में कोई सुधार करना चाहते थे तो हमेशा इन्हीं ग्रंथों आदि में खोजते थे कि ऐसा बात पुराने जमाने में नहीं होता था। क्योंकि अगर सीधा सीधा इन लोग इस बात को कहता तो शायद कोई भी उस समय नहीं मानता कि हिंदू या इस्लाम दोनों ही अपने अपने धर्म के ग्रंथों को सुनकर बातों को मान लेते थे। इसलिए इस तरह के दलील इन लोग देता था। अब नीचे देख सकते हैं चित्र 3, कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इसमें देखिए कुंड के ऊपर झूला जा रहा है। एक त्यौहार इस तरह से मनाया जाता था। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर इनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार को खास तौर से आलोचना की गई। मतलब ये त्यौहार बिल्कुल गलत है। अब हम लोग जानते हैं स्रोत 1,
पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। मतलब ये राजा राम मोहन राय की किताबों से लिखी गई जानकारी है। आइए जानते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक, हम सती समर्थक उन्हें कहते हैं जो जब किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को जला देने के बाद पे कह सकते हैं कि वो तैयार होते थे, उस बात को मानते थे कि उसके पति के साथ उसके पत्नी को भी जला दिया जाए, तो उसे सती समर्थक कहा जाता था। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले उन्हें चीता की लकड़ियों से कस कर बांध देते थे। मतलब कह सकते हैं कि पति तो मरा रहता था लेकिन जिंदा बॉडी तुरंत अगर आग का धधक देखेगा तो वहां से भागने लगेगा जलते जलते, इसलिए पहले ही उस चीता की लकड़ी में इन औरतों को बांध दिया जाता था ताकि ये आसानी से जल जाए। और यहाँ पे वही बता रहा है कि इन्हें कम समझदार माना जाता था, दृढ़ संकल्प नहीं कि पति के साथ एकदम पक्का विश्वास है कि अब ये जल जाएगी, इस तरह से ये कम अधूरे संकल्प की लोग होती थी, ऐसा माना जाता था। अब दूसरा है सती विरोधी, मतलब जिनका पति कह सकते हैं इसके विपरीत कि जिनका पति मर जाता था और उनकी पत्नी को साथ में जलाने के लिए अगर वो तैयार नहीं हो तो उस तरह के लोगों को, यह जलाया जा रहा और उसके खिलाफ हो तो उस तरह के लोगों को सती विरोधी कहा जाता था। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें से समझ नहीं आती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों के पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? मतलब यहां दो लोगों के बीच बातें हो रही, एक सती समर्थक है, एक सती विरोधी। इन दोनों के आपसी बातचीत को यहां पे दर्शाया गया है, जिसमें एक ने कहा कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है, असमझदार होती है, दृढ़ संकल्प नहीं होता है। तो इस पे सती विरोधी बताते हैं कि आपने तो औरतों को कभी पढ़ने नहीं दिया, अगर वो पढ़ते और अगर वो सक्षम नहीं होते तब माना जा सकता था, लेकिन आपने तो कभी औरतों को पढ़ने नहीं दिया, ऐसा सती विरोधी ने कहा। अब आगे जानते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। मतलब पहले कह सकते हैं सती प्रथा पे 1829 में रोक लगाया गया था। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब ये बात बताया तो विधवा विवाह पे भी, मतलब विधवाओं को विवाह करने के लिए जो नहीं अनुमति मिलती थी उस पे भी एक कानून बना और अब विधवा लोग भी विवाह कर सकती थी। इसके प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों के हवाला देकर बताया था। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। मतलब जिन जिन लोगों ने विधवा विवाह का समर्थन दिया था उन लोगों के बारे में बता रहा है। अब देखिए, जो हम लोगों ने ऊपर स्रोत 1 में जानकारी जाना था उसमें एक सवाल पूछ रहा था गतिविधि कि ये संवाद जो ये सती समर्थक और सती विरोधी के बीच बातचीत हुआ, इसी को संवाद बोला जा रहा है कि 175 साल से भी ज्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखे, देखे कि तब और अब की दलीलों में क्या फर्क आया। मतलब उस समय लोगों को, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो इसी बात पे बातचीत हो रहा था, लेकिन आज के समय में स्त्रियों को क्या क्या तर्क दिया जाता है, इन सारे बातों को आप लिख सकते हैं। आज के समाज में स्त्रियों के प्रति कैसा भाव विचार है लोगों का। अब यहां नीचे चित्र 4 में देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। मतलब हिंदू धर्म में बहुत सारी जो बुराइयां थी, सती प्रथा, विधवा विवाह
विवाह प्रथा और उसके बाद बाल विवाह वगैरह हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में था, इन सारे चीजों को सुधारने में मुख्य भूमिका निभाया था ये आर्य समाज, जो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था। अब फिर से हम लोग इधर आ जाते हैं। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी, मतलब बहुत जगह ऐसे ऐसे संगठन बने, लेकिन अभी भी बहुत कम ही विधवा महिलाओं का शादी फिर से हो पा रहा था। विवाह करने वाले विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके के इस नए कानून का विरोध कर रहे थे। रूढ़िवादी उन्हें बोल सकते हैं जो पुरानी सोच समझ को ही लगातार मानते आए हो, मतलब जो पुराना सभ्यता संस्कृति था, अगर उसमें कोई नया बदलाव नहीं चाहते तो उन लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता था। और उस समय कई सारे सती प्रथा के इसी तरह रूढ़िवादी खिलाफ थे। अब जानेंगे लड़कियां स्कूल जाने लगती है, मतलब पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, समय के साथ इन लोग अब स्कूल भी जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उससे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के बाद लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। सार्वजनिक मतलब जैसे बाजार वगैरह में कई तरह के लोग रहते हैं, दुकानों पे, तो इन सारी जगह पे अगर लड़कियां जाएगी तो ये लड़कियां बिगड़ जाएगी, ऐसा लोग मानते थे। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही घर पे पढ़ाया जाता था। मतलब जिनके पति प्रेम करते थे या पिता उदार होते थे, शांत दिमाग के होते थे, उनके पिता या पति अपने घरों पे ही इन औरतों को पढ़ाते थे, इन लड़कियों को शिक्षक बुलवाकर या खुद। कई महिलाओं ने बिना किसी के मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थे जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पे ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। मतलब पढ़ाई पे काफी ध्यान दिया जा रहा था, चाहे वह हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म में हो। और इसमें कई सारे सुधारक लोग भी आए थे, जैसे ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र में आई हुई थी, आर्य समाज पंजाब वाले क्षेत्रों में कर रहा था। यहीं इस्लाम धर्म में मुमताज अली के बारे में बता रहा है कि मुमताज अली भी एक इसी प्रकार की समाज सुधारक थी जो कुरान के शरीफों का आयातों का हवाला देने लगी, यानी कसम देके इन लोगों को पढ़ना सिखाया था। अब ऊपर चित्र 5 में आप देख सकते हैं, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। इन्होंने ही लड़कियों के लिए काफी स्कूल वगैरह खोले थे। चित्र 6 हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पे माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। मतलब जैसे लड़कों को पढ़ाया जाता था उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा ढील देनी चाहिए। हिंदू महिलाएं विद्यालय ऐसी शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उसे समय लड़कियों को दी जा रही थी। मतलब जो लड़कों को मिल रहा था वही यहाँ लड़कियों को भी दिया जा रहा था हिंदू महिला विश्वविद्यालय में। अब हम लोग जानते हैं महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। मतलब अब जब महिला पढ़ना सीखी तो कुछ समय के बाद ऐसा आया कि महिला ही महिलाओं के बारे में लिखने लगी कि महिलाओं का जीवन कैसा था, उन सारी बातों को आइए जानते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल खोले। वहीं रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं यानी कह सकते जो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की थी वे अब काफी पढ़ने लगी थी, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। कह सकते हैं कि अब ये उच्चतर स्तर की पढ़ाइयां भी करने लगी थी छोटे स्कूलों से पढ़ते पढ़ते।
उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई, मतलब कुछ डॉक्टर बन गई थी ये महिलाएं, और कुछ शिक्षिका भी बन गई थी जो बच्चों को पढ़ाने लगी थी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। मतलब समाज में उन लोगों के प्रति कैसा फर्क था, कैसे पुरुषों को अधिकार मिल पाता था और स्त्रियों को उनसे वंचित रखा जाता था, इन सारे बातों के बारे में उस किताब में लिखा हुआ था। यहां देखिए बता रहे संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, चित्र 7 में आप पंडिता रमाबाई को देख सकते हैं। यह संस्कृत की एक महान विद्वान थी। इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने जातियों की, हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पे किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। मतलब ये जो पंडिता रमाबाई थी, समाज एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज सुधारक ही थी। इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां पे उन लोगों को रखा जाता था जो ससुराल में परेशान रहते थे, अपने अत्याचारों को सहते सहते छोड़ चुके होते थे, तो उन लोगों को यहीं आश्रय दिया जाता था और इन लोगों को कुछ ऐसे हस्त कौशल सिखाए जाते थे जिससे अपने रोजी रोटी के लिए जीविका चलाते थे। इनका साथ ही यह भी मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन किया जाता है और ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। अब जानेंगे, जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी बातों को ही मानना चाहते थे, उन सब का तो गुस्सा काफी बढ़ गया था। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही। मतलब हाँ, ब्रिटिश कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि जो उन लोगों का था जहां पुरुषों और स्त्रियों को बराबरी का अधिकार था और अपने पूर्वी सभ्यता में ऐसा अधिकार नहीं था। ऐसा बहुत सारे हिंदू उस समय मानने लगे थे कि ये अभिया रहे हैं और भारतीय संस्कृति नष्ट कर रहे हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी। देखिए बता रहा है कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीका अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। मतलब जो संस्कार था, इज्जत मान मर्यादा होता था, वो सब अब खत्म हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा हो रहा था, मुसलमान धर्म में भी ऐसा ही हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब उन लोगों का बीमारियों का सुविधा के लिए और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और कुछ समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। मतलब कह सकते कि जब इन लोग पढ़ लिख लिया तो पुरुषों की तरह ही हर क्षेत्र में इन लोग अपना साम्राज्य कायम कर रहे थे, समाज में बदलाव कर रहे थे और नई नई स्थितियां ला रहे थे, जैसे कि अपनी स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान रख रहे थे, मताधिकार के लिए हक मांग रहे थे और राजनीतिक दबाव बना रहे थे महिलाओं के प्रति कानून बनाने के लिए। और यह हुआ भी। साथ ही 1920 में जब आंदोलन हुआ था ब्रिटिश के प्रति, तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए दूसरा दे रहा है स्रोत 2, ऊपर देख सकते हैं। जब औरत का पति मर जाता है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था कि क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितना कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो तुम कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीजों से बनी है, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगने से लोहे से बनी है और तुम व तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी है। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह अवभगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उनका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य, उसके माथे पे खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह शुभ अशुभ होता है।
ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना किताब का ये बात लिखा हुआ है कि उस समय महिलाओं के साथ क्या क्या बुरे कर्म होते थे। खास करके जिनका पति मर जाता था उनको समाज में नाई आता था, बाल वगैरह काट देता था। अन्य लोगों के साथ जो ब्याह वाले औरतें होती थी उन लोगों के पास इन लोग रह नहीं सकती थी। काफी सारा का यातनाएं दी जाती थी। आप जानते हैं 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों को समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। मतलब अंग्रेजों से विरोध ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पश्चिमी सभ्यता में केवल घुल मिल जाना चाहिए। इन सारे चीजों को ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के प्रति लगातार आप लोग संघर्ष करते रहिए, ऐसा कहा जाता था। अब जानेंगे बाल विवाह के विरुद्ध कानून। आप चित्र में देख सकते हैं, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस संघर्ष नहीं हुए थे जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़कर 21 साल व लड़कियों का 18 साल कर दिया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं 8 साल की दुल्हन, ये जो चित्र 8 दिख रहा है 8 साल की दुल्हन का एक चित्र है जो एक कह सकते हैं काफी उम्रदराज पुरुष के साथ शादी हो रहा है। इसे ही बाल विवाह कहा जाता था और इसके लिए उतना कोई खास संशोधन नहीं हुआ। हालांकि बहस तो हुआ, लेकिन अन्य कानूनों को मामले में इसमें कम ही बहस हुआ था, इसमें उतना संघर्ष नहीं हुआ। सुधारवादियों ने इनके प्रति ज्यादा कानून नहीं बनाए, लेकिन बाद में आगे चलकर लड़कियों को 18 साल और लड़कों को 21 साल का शादी करने का एक समय निर्धारित किया गया। यह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। मतलब अभी भी ये परंपरा बहुत क्षेत्रों में होता है जहां 18 साल होने से पहले ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। अब हम लोग महिलाओं और लड़कियों के बारे में जानने के बाद अब जाति व्यवस्था पे देखते हैं कि उस समय जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की स्थितियां थी, जो 4 वर्गों में बंटे थे, उन लोगों के साथ क्या स्थितियां था। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। मतलब जातियों में भी ये विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और उसी ग्रंथ का सहारा लेकर एक अनुवाद किया और बताया कि प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिकता समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों के निकल रहे थे और नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में भी नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में हम इस शहर के बारे में विस्तार से पढ़े थे। यहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि कैसे बहुत सारे आदिवासी जनजाति के लोग अब काम करने के लिए शहरों की तरफ जा रहा था। यहाँ पे वही बात बता रहा है कि जातियों को ही अलग अलग समय पे पंडितों ने बांट दिया। उनके कर्म के अनुसार से जातियों में तो कोई भेदभाव होता नहीं, जो जिस तरह से काम करता था समय के साथ उन लोगों को, जो बुनकर थे कपड़े वगैरह बुनाई करते थे बुनकर बोल दिया गया, लोहे के सामान बनाने वालों को लोहार बोल दिया गया, सोने के सामान को सुनार बोल दिया गया, लकड़ी वाले काम करने वाले को बढ़ी, और जो इन सभी की सेवा करता था उनको शूद्र कहा गया। व्यापारी लोग जो कर्ज देता था उन लोगों को महाजन कहा गया। तो काम के अनुसार से जातियों में उस समय पंडितों ने बांटा था, लेकिन अब इसमें उच्च नीच की वजह से काफी भेदभाव होने लगा था और इस पे समाज सुधारकों ने काफी बदलाव भी किया।
देखिए बता रहा है कि हम लोगों ने अभी पीछे जो बताया था कि बहुत सारे ऐसे जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे और मजदूर लोग जो काम नहीं मिलने की वजह से बाहर नौकरियां के लिए जा रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने अध्याय 6 में जाना था, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। इसी पर बता रहा है कि मैं पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नलियों साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहां से आया, ये सारे काम कहां से आए? क्योंकि यहाँ शहर में कह सकते बहुत सारे लोग आ गए थे गांवों से। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटों कस्बों के कारीगर गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबी, निचली जातियों के लोगों का यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने के एक मौका था, जिससे इन लोग जाति वगैरह से बच सकता था। मतलब जिस प्रकार से गांव में इन लोगों को दबाया जाता था और गरीब थे, निचली जाति में पैदा हुए थे, इन सारे चीजों की वजह से अब ये इन चीजों से बाहर निकल चुके थे। शहर में इन लोगों का कोई जात पात तो पूछता नहीं था, इसी वजह से फायदा होता था। अब चित्र 9 में देख सकते हैं, ऊपर जो चित्र दिख रहा है, एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। एक सवाल पूछ रहा है, जूते कौन बना सकता है? चमड़े के काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। चित्र 10, जूते बनाते मादिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का यह चित्र है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मादिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूते सीने में माहिर थे। मतलब कह सकते हैं कि जो जानवर मर जाते थे उनके चमड़ों को ये काटते थे, इसलिए इन्हें अछूत माना जाता था। अछूत यानी छुआ नहीं जाता था। और आज भी आंध्र प्रदेश में ये जाति पाई जाती है, मादिगा, जो जूते वगैरह बनाती है। और ऊपर जो बता रहा था कि जब विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय कैसे सैनिकों के लिए जूते की मांग बढ़ गई और उस समय इन लोगों ने अपना रेट बढ़ा दिया था, क्योंकि बहुत सारे कह सकते हैं कि मोची वगैरह थे, ये काम छोड़ चुके थे और जो कुछ मुख्य रूप से मोची थे, इन लोगों ने अपना दाम बढ़ाकर काफी लाभ कमाया था। अब बता रहा है कि इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। देखिए यहां ऊपर एक बात बता रहा है, कक्षा में जगह नहीं। बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके, और जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। मतलब बता रहा है कि जो अछूत होते थे यानी छोटे वर्ग के लोग होते थे, उन लोगों को उच्च जाति के लोगों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। और जब इस बात पे ऐसा हुआ तो इन लोगों ने काफी सख्त भाषा में आवाज उठाया। आवाज उठाने के बाद इन लोगों को क्लास के बाहर बरामदे में केवल पढ़ने का जो पढ़ाया जाता था, जो शिक्षक जी पढ़ाते थे, उन लोगों को सुनने का मतलब केवल दिया गया, ताकि ऊंचे जाति के लोगों के सामने इन लोगों को छुआ ना सके और ये ऊंची जाति के लोग दूषित ना हो जाएं, अछूत ना हो जाएं। अब चित्र 11, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। ये गुजरात का एक समुदाय है, दुबला समुदाय। ये स्वर्ण यानी जो सुनार वगैरह होते थे, उन लोगों के घरों में काम करते थे, छोटे बड़े काम। अब यहाँ एक सवाल पूछ रहा है, गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक सुन रहे हैं।
तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे। तो जाहिर सी बात कर सकते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का जो इन लोगों का प्रति था कि हम लोग हैं, तो उन लोगों के प्रति एक दुश्मनी का भावना बन सकता है उच्च जातियों के लोगों के प्रति कि हमारा अधिकार क्यों नहीं है, जब ये बैठ सकता है, हम भी उसी जगह से जन्म लिए हैं, ये भी। तो इसमें क्या बदलाव, इस तरह से कई सारे भाव आ सकते हैं और कह सकते हैं कि वे विद्रोह का भी कारण बन सकता है। दूसरा एक और सवाल पूछ रहा है कि कुछ लोगों को लगता था कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति भी फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? मतलब अछूत लोग जहां पहले बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब उन लोग पर्दे के बाहर बैठकर पढ़ सकता था। इस राय से पहले से तो अच्छा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह में क्या आप इस बात को मानते हैं या इसमें और कुछ बदलाव होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक अधिकार ठीक था, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी बराबरी का अधिकार देना चाहिए था और ये बाद में आजादी के बाद इन लोगों को मिला भी। अब आगे बता रहा है समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मतलब कह सकते हैं जो ब्राह्मण नहीं थे, वे सारी जातियां, जिन लोगों को अभी अछूत जातियों से ऊपर रखा गया था, वे सारी भी बराबरी का अधिकार चाहने लगे थे कि हम लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिले, जाति के वजह से हम लोग क्यों ऊपर नीचे रहेंगे। और ऐसा ही 19वीं सदी में कह सकते हैं कि आवाज उठने लगा इसके प्रति और आंदोलन शुरू हो गए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। मतलब जो चमड़े का काम करते थे उन लोगों को जमा किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिए। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादियों ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच का एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति औरु मतम औरु देवमम मनुष्यानु, मानव की एक ही जाति है, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों का बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों का में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ये चित्र 12 में आप श्री नारायण गुरु को देख सकते हैं। इन्होंने ही कहा था ये कथन कि मानव की एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही ईश्वर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उप महाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहां रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे थे। मतलब जो हार गए थे उनको नीचे जाति का कहने लगे थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पे कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। मतलब फूले के अनुसार कहा जा सकता है कि वे ऊंची जातियां जो थी उन लोगों का जमीन और सत्ता पे कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। पावर में भी यहीं के निचली जाति लोग रहेंगे और जमीन भी उन्हीं के पास रहेगा, ऐसा फूले मानते थे, यानी ज्योतिबा राव फूले। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। मतलब जब आर्य समाज यहाँ शासन नहीं कर रही थी तो पहले यहाँ स्वर्ण युग था, सब लोग बढ़िया से सुकून की जिंदगी जीता था, कह सकते हैं कि सुखी संपन्न जीवन था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों, अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। यानी कह सकते हैं जो काम करते थे उन लोगों को और जो अछूत थे, ये दोनों अगर इकट्ठित हो जाते हैं, दोनों संगठित हो जाते हैं तो भेदभाव खत्म किया जा सकता है। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन में जातीय समानता के समर्थक में मुहिम चलाई गई। ज्योतिबा राव फूले, ये चित्र 13 में आप देख सकते हैं। अब तीसरी जानकारी है, मैं यहां और तुम वहां। स्रोत 3,
फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक भी थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहां और तुम वहां। ज्योतिबा फूले, कास्तगर की चाबुक, श्वेत का च आसुड़। आप देख सकते हैं एक सवाल पूछ रहा है स्रोत 3 से कि स्रोत 3 को ध्यान से पढ़ें, मैं यहां और तुम वहां से ज्योतिबा फूले का क्या आशय है। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण लोग इन लोगों को धर्म के आड़ में छुपाकर संपन्नता की गला काट रहा है और खुद देशभक्त बन के घूम रहा है। इसलिए यहां ज्योतिबा फूले कहना चाहते हैं कि जो शूद्र धर्म के यानी निचली जाति के लोग हैं, मुस्लिम है, पारसी हैं, साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तब तक देश का उन्नति नहीं हो सकता है। देश की उन्नति के लिए सभी को एक साथ मिलना पड़ेगा और एकता में ही फायदा है। इसी वजह से यह बताएं कि मैं यहां तुम वहां रहने से फायदा नहीं है, सब आपस में मिल जाओ। अब बता रहा है 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी, जिसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब कह सकते हैं अमेरिका में भी दास प्रथा चल रहा था और गोरे काले, यहाँ पे उच्च नीच की जो भेदभाव चल रही थी उच्च जाति और निम्न जाति के, इन दोनों को एक तरह से जोड़ दिया। जो स्थिति समाज में अमेरिका के समाज में थी वही स्थिति यहाँ के भी उच्च निम्न जातियों के बीच में था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना की को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जाति की अपमानपूर्ण हालतों के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलितों नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब यहां स्रोत 4 एक और जानकारी दे रहा है, हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मतलब हिंदू समाज को फिर से एक बार सभी को समान करना चाहिए, जो जातियों का भेदभाव यहाँ पे है उसे खत्म करना चाहिए और हिंदू समाज की पुनर्गठन करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। चित्र 14 में देख सकते हैं, यह मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार थॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। मतलब कह सकते हैं कि ये जो छोटे वर्ग के छोटे जाति होते थे, इन लोगों को मंदिर में जाने या आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। अब यहां आगे बात बता रहा है, मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। मतलब कह सकते हैं कि अंबेडकर जो थे एक महान परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिताजी उन्हीं चमार के जनजाति के लोगों को शिक्षा देते थे। जो सैनिक रेजिमेंट बना था, महार रेजिमेंट, उसमें ये शिक्षा देते थे। इसी वजह से कह सकते हैं कि इनके पिता जब शिक्षक थे तो इनको काफी जानकारियां बचपन में ही मिल गया था। और साथ में ये बचपन में भी बहुत सारे रोजाना की जिंदगी में देखे थे जो भेदभाव होता था ऊंची नीचे के प्रति होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलों के पानी पीने का इजाजत नहीं था। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पे बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। मतलब कह सकते हैं पूर्वाग्रह उससे कहा जा सकता है जो पुरानी दलीलों पर चलते हैं, जिसे पुराने समय में नीचे जातियों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, और आज ये पूर्वाग्रह को तोड़ रहे थे जो पुरानी बातें बीती हुई थी। इसी चीज के बारे में यहां बता रहा है। अब जानेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन।
20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ों नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे का भी चुनौती दी। मतलब कह सकते हैं कि ये जो गैर ब्राह्मण थे इन लोगों ने यहां तक कह दिया कि ये भूभाग तो हमारा है, यहाँ पे तो निचले जाती है, आर्य समाज तो खुद ये दूसरे जगह से आया हुआ था, यानी उत्तर से आया हुआ था, ये आक्रमणकारियों के वंशज हैं, ऐसा बात उन्होंने बताया। अब बता रहा है पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार से पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। यहाँ जो चित्र 15 आप देख सकते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता के ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। मतलब जो हिंदू के वेद पुराण थे उसके आलोचना करते थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं ने भाषणों, विचारपूर्ण लेखनों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं, भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। मतलब कह सकते हैं इन लोग भी पूरा संगठित हो गया और इसका विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पे बहस और संघर्ष चलते रहते हैं और आज भी ये जारी है। मतलब आज भी उच्च जाति निम्न जाति का भेदभाव अभी भी कुछ हद तक होता है। अब यहां स्रोत 5 एक और जानकारी मिलती है महिलाओं के बारे में। पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुट तर्म जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के साथ हाथों की कठपुतली बन गई है। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों की सलाह देते हैं। उन्होंने पतियों को उपहार में दिया जा चुका है, अब वे अपनी पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंतकाइल से उद्धृत। देखिए यहाँ एक और गतिविधि एक सवाल पूछ रहा है कि आज भी जाति इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है। औपनिवेशिक काल में जातियों के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, आप बता सकते हैं। अब बता रहा है सुधारों के लिए संगठित होना। मतलब कह सकते हैं कि उस समय कई सारी बुराइयों यानी प्राचीन प्रथाओं बंद किया गया और इसके लिए लोगों को संगठित होना पड़ा। और इस तरह के बहुत सारे बातों को यहाँ पे दिखा रहा है कि जो एक संगठन बनाया जाता था एक नए समाज के निर्माण के लिए, तो उन लोगों में से कितने सारे समाज बने। जैसे पहला बता रहा है चित्र 16 में देख सकते हैं, केशव चंद्र स्पेन ब्राह्मणों समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ये ब्रह्मो समाज के बारे में बता रहा है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। मतलब ये जो संस्था बनी हुई थी इसमें किसी भी मूर्ति को नहीं माना जाता था, किसी भी मूर्ति को नहीं पूजा जाता था। साथ ही बलि के विरुद्ध जो बकरे वगैरह को काटा जाता है, अलग अलग इस्लाम धर्म में बकरे को काटा जाता है और भी अलग अलग धर्मों में बलि दी जाती है, उन सारे के ये विरुद्ध थी। और इनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, मतलब उपनिषदों को मानते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। मतलब इन लोगों ने ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बहुत सारे रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला है, उनके कुछ नकारात्मक बातें भी बताई और कुछ सकारात्मक भी बातें बताई है। अब दूसरा बता रहा है चित्र 17, हेनरी डेरोजियो
डेरोजियो एवं अंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई अंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। अब आ रहा है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। चित्र 18 में देख सकते हैं आप स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा, मतलब जो गरीबी थी और जो इस समय स्थिति खराब थी देश के लोगों का, उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारत राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। मतलब पूरे कह सकते हैं कि विश्व के लिए एक महान शक्ति बन गए थे। अब आगे बता रहा है प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर पाबंदी लगाने के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब है वेद समाज। मद्रास यानी चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को सख्त निंदा की। अब नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। ये जो चित्र 19 में दिख रहे हैं सैयद अहमद खान, उसी के बारे में बता रहा है कि सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुस्लिमों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलनों को शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव रहा। मतलब ये शैक्षणिक स्तर पर कह सकते हैं काफी विकास किया था। इस प्रकार हम लोगों ने जाना ब्राह्मणों समाज के बारे में। फिर डेरियोजो ने अंग बंगाल में कह सकते हैं अपने छात्रों को ही इतना मोटिवेट कर दिया था कि उन लोग आवाज उठाया था और बंगाल मूवमेंट जारी किया था। फिर रामकृष्ण मिशन यानी विवेकानंद का जो था युवाओं के प्रति इन्होंने क्या क्या बातें बताई, देश के उन लोगों के लिए ये काफी दया का भाव रखते थे, इस सारे बातों को जाना। फिर प्रार्थना समाज में कैसे विधवा विवाह, जाति बंधनों को हटाया गया, यानी ये मुंबई में स्थापित हुआ था। वेद समाज ब्रह्मो समाज से निर्भर था जो चेन्नई में शुरू हुआ था 1864 में। गढ़ के आंदोलन चले थे, यानी सैयद अहमद खान ने एक यूनिवर्सिटी खोला था, एक कॉलेज खोला था जिसमें मुस्लिमों को पश्चिमी सभ्यता यानी अंग्रेजों को जो पढ़ाई होती थी उस सारी बातों को पढ़ाया जाता था। साथ ही और नई तरीके के जो आधुनिक शिक्षा होती थी वे दिए जाते थे और इससे शैक्षणिक स्तर पर यानी शिक्षा के स्तर पर काफी प्रभाव पड़ा था। उसके बाद है सिंह सभा आंदोलन।
सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिख सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिख सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिससे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता। चित्र 20 खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। आप देखिए अन्यत्र में बता रहा है काले गुलाम और गोरे बगान मालिक, मतलब बगानों में यानी चाय के जहां पत्तियां तोड़ी जाती थी उन बगानों में जो गोरे गोले मालिक होते थे, काले गुलामों के बारे में यहां बताया जा रहा है। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बारे में किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दास्ता की प्रथा, यह प्रथा क्या थी? मतलब बता रहा है कि ज्योतिबा राव फुले के बारे में हमने पीछे जाना कि कैसे अमेरिका में जो दास प्रथा का स्थिति चल रहा था वहां गुलाम बनाए जा रहे थे, और साथ ही यहां भारत में ऊंची जाति नीचे जाति के प्रति जो व्यवहार हो रहा था एक गुलाम के जैसा ही कह सकते हैं। इन दोनों को ज्योतिबा राव फुले ने एक साथ संकलित किया था और इसी बात के बारे में यहां पे चर्चा कर रहा है कि जो हमने वहां जाना गुलामों के बारे में, ये गुलाम अक्सर वास्तव में थे क्या। आइए जानते हैं। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों को व्यापार शुरू कर दिया था। मतलब ये लोगों को खरीदने बेचने लगे थे। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था जो ज्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते रहते थे। सही ढंग से काम ना करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़े से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं, मतलब अलग अलग प्रकार की सजा देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। मतलब जो गोरे लोग थे और काले लोग थे, इस दास प्रथा को आगे चलकर बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत प्रभावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। चित्र 21 गुलामों की बिक्री दक्षिण कैरोलिना अमेरिका 1856। यह संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं इस चित्र में बताया जा रहा है कि अफ्रीका से जो गुलाम वहां से लाए जाते थे इनको अमेरिका में बेच दिया जाता था और गोरा बगान मालिक जब इसको खरीदता था तो बढ़िया से इसकी जांच पड़ताल करता था। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आइए इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोगों ने महिलाओं के बारे में जाना कि महिलाओं के समय कितनी सारी खराब प्रथाएं थी। उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। सती प्रथा यानी कि उन्हें पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। विधवा विवाह यानी वे पति के मर जाने के बाद विवाह नहीं कर सकते थे और अगर पत्नी मर जाती थी तो पति विवाह कर सकता था। इस तरह महिलाओं के साथ हुए कई सारी प्रथाओं के बारे में जाना। साथ ही बाल विवाह प्रथा, काफी कम उम्र में उनकी विवाह कर दी जाती थी। समय के साथ कई सारे समाज सुधारक आए जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद राजा राम मोहन राय आदि समाज सुधारकों ने समय समय पर इसमें बदलाव किया। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 19वीं सदी के शुरुआत में फिर ये स्थिति बदलने लगी थी। अब महिलाएं इन सारे चीज़ों से हट गई थी, यानी ये पढ़ने लिखने लगी थी। सती प्रथा पे रोक लग गया था 19वीं सदी के आसपास। विधवा विवाह प्रथा भी चालू हो गया था, यानी विवाह कर सकते थे जो विधवा हो जाते थे वे। फिर हम लोगों ने जाना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक कॉलेज खोला लड़कियों को पढ़ाने के लिए, जिससे लड़कियां पढ़ने भी लगी थी, स्कूलें जाने लगी थी। और इस समय ये भी जाना कि इन लोगों को बाहर स्थानीय जगहों पे पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इन जगहों में जाने के लिए बहुत सारे स्थानीय जगह आते थे, बाजार वगैरह, जिस जगह पे जाने से ऐसा लगता था कि ये अपनी सभ्यता को बिगाड़ देंगे, ये इन लोगों से मिलेंगे तो बिगड़ जाएगी, बदमाश हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को कई सारे उच्च घरों में स्त्रियों को, औरतों को, लड़कियों को घरों में ही पढ़ाने का अवसर दिया जाने लगा, यानी घर में ही ये पढ़ने लगी थी। फिर जाने थे कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी थी, मतलब महिलाओं के प्रति क्या क्या स्थिति था, ये सारी बातें, और महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा था। उसी में हम लोगों ने
ताराबाई शिंदे के बारे में जाना था, जो रात के रोशनी अंधेरे में पढ़ती थी और उन्होंने एक किताब लिखा था स्त्री पुरुष की तुलना। उसी का कुछ अंश भी दिया हुआ था कि कैसे सतियों को मुंडन वगैरह करवा दिया जाता था और उन्हें बाहरी समाज से दूर रख दिया जाता था जो पति के साथ सती नहीं होते थे। फिर हम लोगों ने पंडिता रमाबाई समाज सुधारक के बारे में जाना था कि कैसे इन्होंने ससुराल में होने वाले प्रताड़ित लोगों को अपना सहारा दिया और उन्हें बहुत सारी नई नई हस्त चीज़ों को सिखाया जिससे वे गुजर बसर कर सके ससुराल छोड़ने के बाद। फिर हम लोगों ने बाल विवाह के बारे में जाना कि काफ़ी छोटे में काफ़ी उम्र दराज पुरुष के साथ विवाह हो जाती थी छोटी छोटे लड़कियों का, और आज भी कुछ क्षेत्रों में ये कम उम्र में ही हो जाता, लेकिन कानूनन तौर पे फिर एक अधिकार बना जिसमें लड़कियों को 18 साल की उम्र और लड़कों को 21 साल में शादी का एक नियम सेट किया गया कि इतने उम्र होने के बाद ही लड़कियों का शादी होगा। उसके बाद महिलाओं की स्थिति सुधारने के बाद हम लोगों ने दूसरा जाना जाति और समाज सुधार, मतलब जाति में क्या क्या समाज सुधार हुए। जातियों में जो उस समय उच्च जाति और निम्न जाति के लोग थे तो समाज में काफ़ी उलटफेर था, कह सकते कि काफ़ी असमानताएं थी, भिन्नताएं थी। इसमें भी कई सारे समाज सुधारक आए थे जिन्होंने इसके प्रति सुधार किया। फिर हम लोगों ने गुलामगिरी किताब के बारे में जाना था जो ज्योतिबा राव फुले लिखे हुए थे कि ये जो ब्राह्मण लोग थे ये यहाँ पे आर्य होने का जो श्रेष्ठ दावा करते हैं ये दूसरे उपमहाद्वीप से आए थे और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया था। जो यहाँ के असली वारिस थे, स्थानीय जनजाति थे, उन लोगों को गुलाम बना लिया और इन लोगों पे सत्ता हासिल किए हुए थे। फिर हम लोगों ने इनके गुलामगिरी किताब का एक कुछ अंश देखा था जिसमें ये कहते थे कि हिंदू के जो पंडित लोग हैं ये सभी को अलग अलग करते रहते हैं जिससे ये एकजुट होना चाहते हैं, और अगर ये सारे एकजुट हो गए तभी देश का उन्नति संभव है। इसके बाद हमने जाना था कि मंदिरों में इन अछूतों को घुसने नहीं दिया जाता था। जो निम्न जाति में भी सबसे निचले दर्जे पे अछूत लोग आते थे, जैसे चमड़े वगैरह का जो काम करते थे और इन सभी का जो सेवा करते थे, नालियों वगैरह की सफाई करते थे, उन लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। और जब ये घुसे थे भीमराव अंबेडकर तो इस पे कह सकते हैं कि ये काफ़ी आग बबूला हुए थे यहाँ के जो पंडित लोग थे, और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि जो पूर्वाग्रही यानी जो पुरानी बातें हैं अब इसे खंडित किया जाना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में जाना। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 8 महिलाएं जाति एवं सुधार समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर ले, साथ ही इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने और क्लास 8 के अन्य अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहीं समझ में नहीं आया हो तो उन बातों को पूछने के लिए कमेंट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।